लाइट चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 है। लास्ट क्लास में मैंने आपको यूजेस ऑफ प्लेन मिरर ऐसा पढ़ा दिया था, सॉरी प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर पढ़ा दिया था। बिफोर स्टार्टिंग दी स्फेरिकल मिरर का कॉन्सेप्ट मैं चाहता हूं कि आप पहले उसकी यूजेस लिख लें प्लेन मिरर के, और प्लेन मिरर को परमानेंटली हम लोग समाप्त कर लें, एंड देन विल स्टार्ट दी स्फेरिकल मिरर का कॉन्सेप्ट। प्लेन मिरर आप बताइए किन किन कामों में काम में आता है। देखिए लड़कों को तो थोड़ा कम आता है, पर लड़कियों को थोड़ा ज्यादा आता है। आपको डेली डोलिंग एंड शोलिंग वो सब बाल झाड़ना और वो मेकअप लिपस्टिक और पता नहीं क्या क्या करना रहता है। तो अगर मिरर ही नहीं रहेगा तो फिर इधर का लिपस्टिक इधर भी लग सकता है ना, ऐसे भी लग सकता है। इज इट पॉसिबल? लड़कियां बताएंगी। इतना प्रैक्टिस कर लिया है कि ऑटोमेटिकली वो हाथ ऑटोमेटिकली उधर से ही जा रहे हैं। मतलब एज इफ जैसे हम लोग खाना खा रहे हैं, खाना खाते वक्त ना इवन लाइन भी कट जाए, आप मुंह में ही खाएंगे। कभी ऐसा नहीं होगा खाना अंधेरा हो गया आपको खिला रहे हैं, नॉट पॉसिबल, आप मुंह में ही खाना खाते हैं। ऐसे ही मुझे लगता है इतनी ज्यादा प्रैक्टिस हो गई है डेली बेसिस पर कि अंधेरे में भी लगा लेंगी तो वो पूरा परफेक्ट सही लग जाएगा। काजल के साथ भी ऐसा ही है, या काजल में एटलीस्ट यू वांट टू सी मिरर कि काजल भी आप कर लेते हैं। पता चला काजल भी कर लिया, ऐसे करके काजल भी कर लिया और आंख पूरा एकदम ब्लैक ब्लैक हो गया पूरा। तो यू रिक्वायर मिरर, बाल झाड़ने के लिए भी यू रिक्वायर मिरर। ये कुछ चीजें बेसिक चीजें, उसके लिए मिरर आपको चाहिए होता है। तो सबसे जो पहला यूज है लिख लीजिए, प्लेन मिरर आर यूज्ड एज लुकिंग ग्लासेस। प्लेन मिरर आर यूज्ड एज लुकिंग ग्लासेस, और इसे हम लोग मेकअप मिरर भी बोलते हैं। दिल पे पत्थर रख के ब्रेकअप कर लिया नहीं, और फिर सुबह सुबह सवेरे उठ के मेकअप कर लिया, ऐसे बोलता है ना, उसमें उल्टा गा दी है। अच्छा, दिल पे पत्थर रख के मेकअप कर लिया, ठीक ही बोल रहा था मैं, आप गलती कर रहे हैं। हाँ, मेकअप मिरर्स इसको कहते हैं, या समटाइम्स ही कॉल्ड इट एज ड्रेसिंग मिरर्स और सेविंग मिरर्स। इसी को आप ड्रेसिंग मिरर या सेविंग मिरर भी कहते हैं, क्योंकि शेविंग करने के लिए भी मिरर की आवश्यकता होती है। सेकेंड, ये एक इल्यूजन क्रिएट करने के काम में आता है। इल्यूजन क्रिएट करने के काम में आता है। आप कभी अगर किसी बड़े अच्छे से स्पा या फिर ब्यूटी सैलून, आजकल तो इसको ब्यूटी सैलून का नाम दिया जाता है, नहीं सैलून बोलते हैं हम लोग, तो पेड़ के नीचे वाला जो कटिंग कराता है उसमें काटते हैं, पर आजकल थोड़ा महंगा महंगा भी ब्लैक एंड व्हाइट और पता नहीं व्हाइट एंड ब्लैक, सब ब्लैक ब्लैक खेल रहे, वो सब बड़ा बड़ा क्या लॉरियल उस तरह सबका सब वो हो गया है। वो आप अगर उसके ना एंट्री करेंगे उसके अंदर, यू विल फाइंड कि वो सारी जगह ग्लास लगा रहता है। व्हाट इज द रीजन फॉर ग्लास? ग्लास इनफाइनाइट इमेज बना सकता है। तो जब आप किसी भी रूम में घुसते हैं जहां बहुत सारा ग्लास लगा है, तो उसका लेंथ आपको काफी बड़ा लगता है, पर एक्चुअली उसका लेंथ बड़ा होगा ऐसा जरूरी नहीं है। ग्लास की वजह से वो क्या करता है, रूम जो है वो काफी बड़ा लगता है। क्यों? क्योंकि आप जिस मिरर को देख रहे हो वो मिरर आपका फिर से इमेज बना रहा है, तो आपको लग रहा है पता नहीं कितनी दूर तक है शायद, तो रूम काफी बड़ा लगता है। जितने भी सैलून वगैरह होते हैं वो इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। दिस इज अ बेसिकली ऑप्टिकल इल्यूजन है, ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। तो लिखिए, प्लेन मिरर आर यूज्ड बाय ऑप्टिशियंस एंड शॉपकीपर्स। ऑप्टिशियंस, OPTICIANS, ऑप्टिशियंस एंड शॉपकीपर्स टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ देयर रूम। रूम का लेंथ बढ़ाने के काम में भी लेते हैं। नेक्स्ट, प्लेन मिरर आर यूज्ड बाय द बार्बर्स। प्लेन मिरर आर यूज्ड बाय द बार्बर्स टू हैव मल्टीपल इमेज। बाल कटाए होंगे आप अगर, तो कई बार पीछे की कटिंग को देखने के लिए, लड़कों को पीछे की कटिंग का भी रहता है कि भाई वो स्ट्रेट है कि गोल काट दिया कि छोटा किया बड़ा किया, तो बैक का कटिंग। इवन लड़कियों को भी, आप लोग भी पीछे से जो बाल स्ट्रेट हो रहे हैं, तो अभी स्ट्रेट की कि ट्रायंगल काट दी कि स्क्वायर कर दी, वो दिखाने के लिए आप देखेंगे पीछे से वो मिरर लेकर ऐसे दिखाती है ताकि आप देख सके। तो आप उस मिरर में इस मिरर का इमेज को देखकर अपने बाल को पीछे से देखते हैं, हाँ नहीं बढ़िया स्टेप कट काटे हैं आप, तो एकदम मस्त लग रहा है। और लड़का जैसे कटाया हुआ पूरा एकदम हीरो टाइप का साइड से ऐसे करके, तो इस तरह का सब देखने के लिए पीछे का बाल आपने कैसा कटाया है उसके काम में भी हम लोग लेते हैं। तो प्लेन मिरर इज यूज्ड बाय द बार्बर्स टू हैव मल्टीपल इमेजेस ऑफ बैक ऑफ, क्या लिखा, मल्टीपल इमेजेस ऑफ द बैक ऑफ द कस्टमर। तो पीछे का व्यू दिखाने के लिए, बैक ऑफ द कस्टमर को दिखाने के लिए प्लेन मिरर का उपयोग में लेते हैं। प्लेन मिरर्स आर यूज्ड इन सोलर कुकर्स। प्लेन मिरर्स आर यूज्ड इन सोलर कुकर। व्हाट इज सोलर कुकर? जब लाइट रेस उस पैनल पर गिरती है तो वो गिर के क्या करती है, रिफ्लेक्ट करेगी।
सोलर पैनल मैं दिखाता हूं कैसा होता है। ये आपका सोलर कुकर है, तो इसके अंदर इस तरह से आपने वो सोलर कुकर में एक डब्बे में भात या चावल जो भी आप बनाना चाहते हैं वो आपने इस प्रकार से रख रखा है, और आप इस तरफ जो इसका गेट होता है, यानी इस तरफ वाला जो इसका दीवार है, आप इस तरह से इसमें ग्लास लगा रहता है कि जैसे ही ये सूर्य की किरणें इस ग्लास के ऊपर पड़ेंगी तो ये रिफ्लेक्ट करके यहां पर जो ऊपर में एक ग्लास लगा होता है, इसके ऊपर एक ग्लास लगा होता है, वो ग्लास के ऊपर ये किरणें जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। ये ऐसे इसके ऊपर पड़ेगा और ये इसके ऊपर रिफ्लेक्ट होगा, और ये रिफ्लेक्ट होगा तो क्या करेगा, ये रिफ्लेक्शन के बाद ये इसके अंदर हीट पैदा करेगा, और उस हीट से इसके अंदर का जो चावल है वो बन जाता है। तो लोग बहुत सस्ते में मिलता है, और चावल को क्या करना है भाई, पानी डाल के डाल दीजिए हीट से, उसको गर्मी ही तो चाहिए। तो सोलर गर्मी के दिनों में बहुत घर में, हम तो आज से लगभग 10-15 साल पहले जब आप लोग की उम्र में थे, तो हमारी एक घर के बगल में एक आंटी रहती थी, वो अपने बालकनी में हर दिन खाना चावल इसी से बनाती थी। लगभग 11 बजे के आसपास में एकदम बढ़िया धूप उनके बालकनी में आता था, 11-11:30 बजे डालती थी, आधे घंटे में चावल बन के रेडी, और एकदम फर्स्ट क्लास चावल। आप पता नहीं कर पाएंगे कि वो चावल कैसे बना। चावल बनाने में क्या है, पानी सूखा चावल बना, पानी को आप कुकर से सुखा दीजिए कि आप हीट करके उसका थोड़ा जो बच गया पानी उसको गिरा दीजिए, उसको मार बोलते हैं, और नहीं था उसको सोलर कुकर में बनाइए। फर्क क्या पड़ता है, सूख जाना चाहिए, वो फूलना चाहिए, फूल गया तो चावल बन गया, बस वो हीट से फूल जाएगा। यही काम करते हैं। तो सोलर कुकर में जो आपने लगाया है, दिस इज व्हाट इज प्लेन मिरर। ये क्या करता है, वो लाइट को कलेक्ट करके एक जगह कन्वर्ज करता है। दिस फेनोमेना इज नोन एज कन्वर्जिंग ऑफ लाइट, कन्वर्जिंग ऑफ लाइट। ये लाइट को कन्वर्ज कर रहे हैं हम लोग, इस प्रकार से लाइट का कन्वर्जन होता है। तो ये सोलर पैनल में हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट लिखें, प्लेन मिरर आर यूज्ड इन क्लाइडोस्कोप, क्लाइडोस्कोप KALEIDOSCOPE। Plane mirrors are used in kaleidoscope, which is a fun toy, forming various pleasing designs माने अच्छा अच्छा डिजाइन बनता है देख के उसको, और ब्रोकन बैंगल चूड़ी वगैरह को लेकर आप उससे क्लाइडोस्कोप बनाते हैं। खिलौना है बेसिकली एक, तो इस तरह का एक खिलौना जो होता है उसमें भी हम इसको ग्लास को यूज करते हैं। और आपने देखा होगा कई बार साज सज्जा में भी हम लोग छोटा छोटा ग्लास का जो सर्कुलर ग्लास के पीसेस, वो डायमंड जैसे ग्लास के पीसेस को सजा के कुछ डेकोरेटिव आइटम भी हम लोग उससे बनाते हैं। नेक्स्ट, प्लेन मिरर्स आर यूज्ड इन पेरिस्कोप्स ऑफ अ सबमरीन। प्लेन मिरर्स आर यूज्ड इन पेरिस्कोप ऑफ अ सबमरीन। सबमरीन देखा तो नहीं होगा आपने, पर नाम जरूर सुना होगा सबमरीन का। पानी के अंदर चलने वाला जो एक नाव होता है जिसको पनडुब्बी कहते हैं, दैट इज एक्चुअली सबमरीन्स। दुश्मन से लड़ने के लिए इस तरह के सबमरीन्स का उपयोग जिस भी देश की सीमाएं पानी से लगी हुई होती हैं वो उसे यूज करते हैं। ये पानी के अंदर चलता है, वाटर के अंदर। अब अगर इसको पानी के अंदर चलना है और बाहर से कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर इसको पता करना है, तो ये क्या करता है, यहां पे एक पेरिस्कोप यूज करता है। यहां पे क्या यूज करता है, एक पेरिस्कोप। पेरिस्कोप का क्या काम होता है, ध्यान से देखिएगा। यहां पे एक एंगल लगा रखा है, एंगल में उसने मिरर लगा रखा है। अगर कोई रिफ्लेक्टेड रे इस पर्टिकुलर जो आपके मिरर में टकराएगी, तो टकरा के इधर इमेज बनाएगी, इस प्रकार से इमेज बनेगी। और यहां कहीं पर अगर आपने वापस से एक मिरर लगा रखा है, सपोज समथिंग लाइक दिस, तो इस मिरर पर आप जो भी इमेज है उसको आप देख पाएंगे कि क्या हो रहा है। यानी इधर जो कुछ भी हो रहा है आप यहां पर बड़ी आसानी से उसे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो पानी के अंदर रह के पानी के बाहर का नजारा आप आसानी से देख पाते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिस्कोप बोलते हैं। दिस इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड इन सबमरीन्स टू लुक फॉर प्रे, लुक फॉर जो दुश्मन है उनको देखने के काम में आता है। तो पेरिस्कोप इस तरह का डिवाइस होता है जो लाइट रेस को 45 एंगल डिग्री इस तरह से रखा जाता है कि यहां पर जो मिलिट्री ऑफिसर सब बैठे रहते हैं वो सब इसको देख पाते हैं कि अच्छा कौन है, कहां है। वो स्क्रीन लगा होगा, उस स्क्रीन के सामने उसको बैठ के देखते होंगे, टीवी में चाहे कहीं भी। Got it? This is one of the uses. And the last use is plane mirror are used under the pointer of a scale. Plane mirrors are used under the pointer of a scale
टू नोट द करेक्ट रीडिंग ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, करेक्ट रीडिंग ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, प्लेन मिरर्स आर यूज्ड अंडर द पॉइंटर ऑफ अ scale to note the correct reading of measuring instrument, correct reading of the measuring instrument. तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जैसे वोल्ट मीटर, गैल्वानोमीटर, अमीटर, मल्टीमीटर, इनके अंदर हम लोग उसको यूज करते हैं इन ऑर्डर टू गेट दी करेक्ट रीडिंग। तो एक ग्राफ से शायद 6 या 7 यूजेस मैंने आपको लिखवा दिया। हेडिंग डालें स्फेरिकल मिरर। और मैंने लास्ट क्लास में आपसे एक सवाल पूछा था कि जब कभी भी आप अपना चेहरा किसी चम्मच में देखते हैं, तो जैसा कि एक बच्ची ने मुझे बताया कि जब आप अंदर की साइड जो कनकेव पार्ट ऑफ द चम्मच है उसमें जो अपना चेहरा देखते हैं तो वो उल्टा दिखता है, और जब आप कन्वेक्स पार्ट ऑफ द चम्मच की तरफ से अपना मिरर देखते हैं यानी अपना चेहरा देखते हैं तो वो दिखता तो सीधा ही है पर लार्जर देन एक्सपेक्टेड और थोड़ा बड़ा होकर दिखाई देता है। आज की क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि ये जो हुआ है आपके साथ इसको मैं आपको दिखा सकूं कि कैसे ये कार्यक्रम हो रहा है। उससे पहले हेडिंग डालें इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। सब हेडिंग डालिए इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो ये सोलर कुकर और पेरिस्कोप का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। ऑब्जेक्टिव अगर एग्जाम होता है तो वहां पे यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन समथिंग लाइक दिस, जहां पे व्हाट इज अ पेरिस्कोप, व्हाट आर दी यूजेस, इस तरह के सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। देखिए ये आपका मिरर है और इस मिरर में ये पीछे की साइड जो होता है दैट इज पॉलिश्ड साइड और इस साइड जो होता है दैट इज रिफ्लेक्टिंग साइड। ये किसी ना किसी एक कंप्लीट स्फेयर का पार्ट होगा और जिस कंप्लीट स्फेयर का ये पार्ट होगा उसका एक सेंटर रहा होगा। इसे इस कर्वेचर का हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मेरे ख्याल से सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है ये समझ में आ गया। चलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर को थोड़ी देर के लिए अब मिटा देता हूं और यहां से जो एक परपेंडिकुलर लाइन खींची जाती है इसके ऊपर, तो इस लाइन ये सेंटर से जो उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन, ऑब्वियसली रेडियस हमेशा सर्कल पर कौन सा एंगल बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। तो इस पर जो लाइन खींचा गया और जिस जगह पर वो मीट कर रहा है दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज पोल, दैट इज कॉल्ड एज पोल ऑफ द मिरर। उसे हम क्या बोलते हैं, पोल ऑफ द मिरर या सेंटर ऑफ द मिरर ऐसा बोलते हैं, मिरर, RROR, मिरर। अब यहां से यहां तक की जो दूरी है दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। भाई ये रेडियस ही तो है इस पर्टिकुलर स्फेयर का, तो इसे क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस रेडियस ऑफ कर्वेचर के एग्जैक्टली मिड में पड़ता है फोकल पॉइंट, उसको क्या बोलते हैं, फोकल पॉइंट। और यहां से जो वहां तक की दूरी है उसको आप क्या बोलते हो, फोकल लेंथ बोलते हो। दिस फोकल लेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय F और दिस रेडियर इज रिप्रेजेंटेड बाय R। तो चूंकि मैं खुद ही कह रहा हूं कि ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो क्या एक रिलेशनशिप आप लिख सकते हो, R इज इक्वल टू या F इज इक्वल टू R/2, F इज इक्वल टू R/2 या ट्वाइस ऑफ F इज इक्वल टू R। ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। अच्छा एक और चीज, ये जो आपका कर्वेचर है, जितना एरिया आप कर्वेचर के अंदर रखते हैं इसको बोलते हैं एपेचर ऑफ कर्वेचर। एक एपेचर है जिसका एपेचर जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा लाइट को रिसीव कर सकता है और जिसका एपेचर जितना कम होगा उतना कम लाइट को रिसीव करता है। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं ऐसे समझिए, ये अगर मेरा एपेचर है, दिस इज माय एपेचर, तो यहां पर जो लाइट होगा और ये मेरा अगर माने ये अगर मेरा मिरर है तो इसमें एपेचर क्या होगा, दिस इज द डिस्टेंस इज मोर एंड हियर द डिस्टेंस इज लेस। तो ये कम रिसेप्टिव होगा लाइट को और ये ज्यादा रिसेप्टिव होगा लाइट को। तो एपेचर डिसाइड्स द रिसेप्टिवनेस ऑफ द एपेचर डिसाइड्स द रिसेप्टिवनेस ऑफ द लाइट इनसाइड द मिरर। तो ये कुछ कुछ टर्म्स हैं जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। अच्छा ये जो लाइन होती है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहां तक मिल रही है दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। इसे आप क्या बोलते हो, प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस।
या प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जानते हैं। तो एक एक करके इन सारे चीजों के बारे में हमें लिखना चाहिए, राइट। पहला, एपर्चर, APERTURE, आर्पेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर, APERTURE, aperture of a spherical mirror, right. It is the distance of that part of the sphere, it is the distance, it is the diameter, it is the diameter of that part of the sphere from where the reflection of light actually takes place. It is the diameter of that part of the sphere from where the reflection of light actually takes place. Next, पोल, सारा इकट्ठे एक बार लिख लीजिए और एक ही बार फोटो बना लीजिएगा। नेक्स्ट, पोल, इट इज सेंटर ऑफ द स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर, इट इज द सेंटर ऑफ द, इट इज द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ मिरर, इट इज द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर, इट इज द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर। नेक्स्ट, curvature, center of curvature. Next is center of curvature. It is the center of a hollow sphere, it is the center of the hollow sphere of which concave or convex mirror is a part, of which concave or convex mirror is a part। भाई ये जो आपने एक स्फेरिकल सरफेस लिया है, इसी का सेंटर इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसका ये कनकेव या कन्वेक्स मिरर आपका एक पार्ट होगा। नेक्स्ट, प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज द लाइन ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज द लाइन जॉइनिंग, इट इज द लाइन ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग, इट इज द लाइन ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ने पर जो लाइन मिलती है उसे ही हम क्या कहते हैं, दैट इज ओनली नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट, फोकस, इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ मिरर वेयर रिफ्लेक्टेड रेज फ्रॉम द मिरर एक्चुअली मीट, it is the point on the principal axis of a mirror where reflected rays from the mirror actually meet or appears to diverge. It is the point on the principal axis of a mirror where reflected rays from the mirror actually meets or appears to diverge, उसको हम लोग प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। तो मेरे ख्याल से पहले ये सारा चीज आपको अपनी कॉपी में बना लेना चाहिए, तब तक फिर मैं प्रिंसिपल फोकस किसे कहते हैं ये मैं अभी आपको समझाता हूं। ये आप पहले बना लें, और प्रिंसिपल फोकस समझने से पहले ये रिलेशनशिप जरूर लिख लीजिएगा, R इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ F, या ये पहले बना लीजिएगा, उससे पहले ये लिखिए F इज इक्वल टू R/2। ये एक रिलेशनशिप है जो आपको ध्यान होना चाहिए, उसके नीचे आप ये बनाएं। तब तक मैं आपको बताता हूं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल फोकस। आप पहले उसे बनाएं, तब तक मैं प्रिंसिपल फोकस समझाने के लिए जो चाहिए होता है वो मैं बना लेता हूं, दोनों ही मिरर के लिए, ताकि आप समझ पाए कि प्रिंसिपल फोकस हम लोग किसे कहते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल फोकस। मेरे ख्याल से इस सब में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी क्लास 8 में आपने ये सब कुछ पहले से भी थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, तो बहुत ज्यादा डाउट होने की संभावना यहां पे कम है। पर याद रखिएगा, दिस इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिस इज फोकल पॉइंट जिसे प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर, द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज नोन एज फोकल लेंथ, दिस पॉइंट इज नोन एज पोल, दिस एक्सिस या जो लाइन बनाई गई है उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, दिस साइड इज पॉलिश्ड साइड, दिस साइड इज रिफ्लेक्टिंग साइड, और ये जो इसका लेंथ है, द पार्ट ऑफ द स्फेयर जहां पर आप रिफ्लेक्शन ले सकते हैं स्फेरिकल मिरर में, इसे ही हम क्या कहते हैं, अपर्चर ऑफ पर्टिकुलर स्फेरिकल मिरर। गॉट इट? यहां तक लिख लिए?
तो प्रिंसिपल फोकस लिख लेते हैं और उसके बाद फिर फोकल लेंथ का डेफिनेशन हम लोग करेंगे। एक छोटी सी चीज रह गई जो आप लोगों को कहा भी था याद दिलाने के लिए, पर आप लोगों ने याद नहीं दिलाया। इमेज के बारे में मैंने कहा था बात करूंगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेजेस, वन इज रियल इमेज एंड व्हाट इज वर्चुअल इमेज। तो कहा था लास्ट क्लास में जाते वक्त कि अगले क्लास में मुझे याद दिलाइएगा कि मुझे इमेज के बारे में पढ़ाना है। तो कोई बात नहीं, इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं इमेज के बारे में आपको पढ़ाता हूं। तो यहां तक मेरे ख्याल से डायग्राम आपने बना लिया है। ध्यान से देखिए, जब कभी भी कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट इस सरफेस पर टकराती है और टकराने के बाद जिस पॉइंट से वो पास करती है, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज फोकस। और जब कभी भी कोई बीम ऑफ लाइट इस सरफेस पर आके टकरा रही है, दिस इज विच मिरर, दिस इज कन्वेक्स मिरर एंड दिस इज कनकेव मिरर। ये कनकेव मिरर है और इसे आप क्या बोलते हो, कन्वेक्स मिरर बोलते हो। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इस मिरर का एक दूसरा नाम होता है, इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। दिस इज कन्वर्जिंग मिरर। व्हाट इज कन्वर्जिंग मिरर? ये लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज करता है, एक जगह पर फोकस कराता है। पर ये ना डाइवर्जिंग मिरर है, क्योंकि लाइट रे यहां से टकरा के वापस दूसरी ओर चली जाती है। तो ये जो वापस चली गई, तो इसको तो हम इस साइड इन दोनों रेस को कहीं मीट नहीं कर सकते, क्योंकि ये लाइट कहां, रिफ्लेक्टेड लाइट शुड क्रॉस प्रिंसिपल एक्सिस, और जिस पॉइंट पे रिफ्लेक्टेड लाइट प्रिंसिपल एक्सिस को क्रॉस करता है उसको ही हम फोकस बोलते हैं। अब ये तो जिंदगी में कभी प्रिंसिपल एक्सिस को क्रॉस नहीं करने वाला, ये प्रिंसिपल एक्सिस तो इधर है, तो फिर इसको हम लोग पीछे की ओर क्या करते हैं, एक्स्ट्रापोलेट करते हैं, और जिस पॉइंट पे वो मीट करता है प्रिंसिपल एक्सिस को, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। गॉट इट? अब आप एक बार प्रिंसिपल फोकस का डेफिनेशन पढ़िए। इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ मिरर, इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ मिरर where reflected rays from the mirror actually meet, कौन से केस में एक्चुअली मीट कर रहा है, और appears to diverge, ये लग रहा है कि यहां से ही कोई रे उस तरफ जा रही है। appears to diverge is known as principal focus। तो मेरे ख्याल से उस प्रिंसिपल फोकस के नीचे अगर जगह है तो ये दोनों फोटो आपको जरूर बना लेना चाहिए, टू मेक योर सेल्फ अंडरस्टैंड लेटर कि भाई, और नहीं तो बाद में भी बना के आप कह सकते हैं कि ये इन कनकेव मिरर इस तरह का प्रिंसिपल फोकस होता है, इन कन्वेक्स मिरर इस तरह का प्रिंसिपल फोकस देखने को मिलता है। और यहीं से जो पोल की दूरी है, द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट, इसको कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं और इसे पी से डिनोट करते हैं। तो पी और एफ की जो दूरी है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकल लेंथ का नाम देते हैं। और यहां पर भी ये हमारा पोल है, ये हमारा एफ है, और इस दोनों के बीच की जो दूरी है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं, जिसको छोटा एफ से डिनोट किया जाता है। स्मॉल एफ से इसे हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। गॉट इट? मेरे ख्याल से कंसेप्चुअली बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। आइदर इट मीट्स ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस और डाइवर्जेस टू मीट, वो मीट कर सकता है या अपीयर्स टू मीट करता है, दोनों ही केस में आप उसे क्या कहते हैं। And the last definition is focal length. Last definition is focal length. It is the distance between focus and the pole. It is the distance between focus and the pole of a spherical mirror. Principal focus and the pole of the spherical mirror. It is denoted by small f. It is the distance between the principal focus and the pole of a spherical mirror. It is denoted by small f. It is denoted by small f. ठीक है, वो रिलेशनशिप लिख लिए थे, r इज इक्वल टू 2f या f इज इक्वल टू r बाई 2। ऑलरेडी ये यहां पर आपको दिखता भी है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसका ये डबल होता है। ठीक है, वैसे इसका डेरिवेशन क्लास 12th में है, वहां पे हम लोग इसको डेरिवेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, तो डिराइव करेंगे। अभी कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के बीच में अगर आपसे कोई पूछे कि 5 पॉइंट ऑफ डिफरेंस लिख के दिखाइए, तो लिख देंगे, लिखें, राइट 5 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन, राइट 5 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन, 5 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन concave mirror and convex mirror, concave mirror and convex mirror। पहला
एक का पॉलिश्ड साइड अलग होता है, एक का, आंसर नहीं बता रहा, हिंट दे रहा हूं ताकि आप आंसर लिख पाए। पहला डिफरेंस क्या होगा, एक का पॉलिश्ड साइड बाहर होता है, एक का पॉलिश साइड अंदर रहता है, तो ये आप लिख सकते हैं पहला डिफरेंस। एक कन्वर्जिंग मिरर है, एक डाइवर्जिंग मिरर है, दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं। एक का जो इमेज फॉर्मेशन है, एक का रियल होता है, दूसरे का वर्चुअल होता है। तो चूंकि अभी इमेज पढ़ाया नहीं हूं, जैसे ही इमेज पढ़ाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा कि किसका रियल होता है और किसका वर्चुअल होता है। फोकस एक का स्क्रीन के अंदर और एक का स्क्रीन के बाहर, यानी एक का फोकस इनसाइड द मिरर है और एक का फोकस आउटसाइड द मिरर। ये मिरर के बाहर है और ये मिरर के अंदर है। तो मिरर के अंदर जिसका फोकस रहेगा वो वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन उसकी हमेशा ज्यादा चांसेस रहती है, वैसे जहां पे रियल है वहां पे रियल इमेज फॉर्मेशन होने की ज्यादा चांसेस रहती है। तो इस प्रकार से आप जो 4 पॉइंट या 5 पॉइंट है उसको आप आराम से डिफाइन कर सकते हैं। हेडिंग डालें इमेज, हेडिंग डालें इमेज। व्हाट इज एन इमेज? लिखिए, एन इमेज इज रिप्रोडक्शन of the form of an object. An image is the reproduction of the form of an object. Reproduction of the form of an object. किसी भी इमेज को जब आप फॉर्म करते हैं तो इट इज रिप्रोडक्शन ऑफ द फॉर्म ऑफ इमेज। ऑब्जेक्ट का रिप्रोडक्शन है, आप रिप्रोडक्शन ऑफ द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का रिप्रोडक्शन है। अगर मैं अपने आप को आईने में देख रहा हूं तो मेरा ही एक फॉर्म अंदर दिखाई देता है या बाहर दिखाई देता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, पर मैं ही दिख रहा हूं तो मेरा ही जो छवि है, प्रतिबिंब है, उसी हम क्या कहते हैं? इमेज कहते हैं। इमेज कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, एक होता है रियल इमेज, एक होता है वर्चुअल इमेज। तो इमेज के डेफिनेशन में लिखें टाइप्स ऑफ इमेज। टाइप्स ऑफ इमेज, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इमेजेस। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इमेजेस। 2 तरह का इमेज होता है। पहला रियल इमेज एंड द सेकेंड इज वर्चुअल इमेज। रियल इमेज एंड द अदर इज वर्चुअल इमेज। रियल इमेज किसे कहते हैं उसका डेफिनेशन लिखें। रियल इमेज इज फॉर्म्ड, रियल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन द रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन meets at some point। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहीं पर एक्चुअली क्या कर रहे हैं? मीट कर रहे हैं। मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं जिससे आपको समझ में आएगा कि कब रियल इमेज फॉर्म होता है। ये एक रे ऑफ लाइट है जो इस प्रकार से ऐसे आया हुआ है और एक दूसरा रे ऑफ लाइट है जो इस प्रकार से ऐसे आया हुआ है। तो आपने देखा होगा, सपोज दिस इज एन ऑब्जेक्ट जिसका आप इमेज ले रहे हैं, तो जहां पर इस प्रकार से वो रेज मीट कर रही हैं, कौन सी रेज मीट कर रही हैं? रिफ्लेक्टेड रेज। तो 2 रिफ्लेक्टेड रेज जहां मीट करती हैं वहां पर ही क्या बनता है? इमेज फॉर्मेशन। अब ये जो दोनों रेज हैं ये एक्चुअल रेज हैं या वर्चुअल रेज हैं? तो ये एक्चुअल रेज हैं क्योंकि ये सेम साइड ऑफ द मिरर पर हैं। पर कुछ एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं जहां पर ये जो इमेजेस हैं वो वर्चुअल भी होती हैं। वर्चुअल कैसे होंगी मैं भी दिखाता हूं आपको। सपोज करिए ये आपका फोकस है और यहां पर आपका कोई ऑब्जेक्ट है। एनी रे विच पासेस पैरेलल टू दिस, ये थ्रू फोकस होके निकलता है, थ्रू फोकस होके निकलेगा, थ्रू फोकस होके निकलेगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे जाती है वो अनडेविएटेड उसी रास्ते पर क्या हो जाती है? बाउंस बैक हो जाती है। जिस रास्ते से गई उसी रास्ते से क्या हो गई? वापस आ गई। अब देखिए ये दोनों रेस इस तरफ मिलना तो संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे जब आप इसको ऐसे बढ़ाएंगे तो इनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। इस तरफ तो नहीं मिलेंगे। हाँ, अगर मैं इस तरफ इसे एक्स्ट्रापोलेट करूं, मैं इस तरफ इसे एक्स्ट्रापोलेट करूं और इसे भी इस तरफ एक्स्ट्रापोलेट करूं तो एक पॉइंट ऐसा है जहां पे ये एक्चुअली में मीट नहीं कर रहे थे। ये तो एक्चुअल में मीट हो रहा था पर ये एक्चुअल में नहीं मीट हो रहा था बिकॉज ये अपोजिट साइड ऑफ द मिरर में है। तो यहां पर जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, या आपने प्लेन मिरर में भी देखा होगा, प्लेन मिरर में जो इमेज बना था वो किस तरह बना था? अंदर की ओर बना था। तो इस तरह से जब इमेज फॉर्म होता है इनसाइड द मिरर, इनसाइड द मिरर का क्या मतलब है? जब आप अपना चेहरा मिरर में देखते हैं तो आप इस तरफ खड़े होते हैं और इमेज से उतनी ही दूरी अंदर आपका इमेज खड़ा होता है। तो चूंकि आप उसको छू नहीं सकते,
कैन यू सी इट? यू कैन नॉट टच इट। आप उसे देख सकते हैं पर आप उसे टच नहीं कर सकते। ऐसा कोई इमेज जिसे आप टच नहीं कर सकते पर वो अंदर है, तो वो वर्चुअल इमेज है। पर जिस चीज को आप छू सकते हैं, जैसे आप सिनेमा देख रहे हैं पर्दा के ऊपर, तो पर्दा पर जो चीज बन रहा है उसको आप छू सकते हैं। पर्दा पर अगर मान लीजिए कोई चीज फिल्म चल रही है तो उसे आप छू सकते हैं, पर आप अपने इमेज को जो कि मिरर के अंदर बना हुआ है, क्या आप उसे छू सकते हैं? नहीं छू सकते। जिस चीज को हम छू सकते हैं दैट इज रियल। जो इमेज हम स्क्रीन पर ले सकते हैं दैट इज रियल। पर जो इमेज हमें स्क्रीन के अंदर मिल रहा है, स्क्रीन से काफी दूर है, तो आप चाह के भी नहीं छू पाइएगा, उसे हम क्या बोलते हैं? वर्चुअल। ऐसे भी इंग्लिश वर्ड है। रियल मीन समथिंग विच इज रियल एंड वर्चुअल विच इज इमेजिनरी। तो इमेजिनरी है जिसको हम छू नहीं सकते, जो हमारे छूने की कैपेसिटी के बाहर है, दैट इज वर्चुअल इमेज। और जिसको हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? रियल इमेज। तो दो तीन डेफिनेशन है रियल और वर्चुअल इमेज का। रियल इमेज वैसा इमेज होता है जहां पे दो रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली एक पॉइंट पर मीट करते हैं, वेरएज वर्चुअल इमेज एक ऐसे इमेज को बोलते हैं जिसको हम लोग एक्चुअली रेज मीट नहीं कर रहे हैं, टेंड टू मीट कर रहे हैं। पहली बात, रियल इमेज एक ऐसे इमेज को बोलते हैं जिसको आप स्क्रीन के ऊपर ले सकते हैं, पर वर्चुअल इमेज एक ऐसा इमेज होता है जिसको स्क्रीन पर नहीं लिया जा सकता है। ये सेम साइड ऑफ द मिरर पे बनता है, ये अपोजिट साइड ऑफ द मिरर पे बनता है। ऑब्जेक्ट इधर है तो इमेज पीछे की ओर, यहां पे ऑब्जेक्ट भी इधर और इमेज भी इधर। तीन डेफिनेशन आपको बताया, पहला ही डेफिनेशन लिखवाया हूं सिर्फ। अ रियल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन द रेज ऑफ द लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली मीट एट सम पॉइंट, फुल स्टॉप। सेकंड डेफिनेशन लिखिए, इट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, एंड कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। आप इसको स्क्रीन के ऊपर रख सकते हैं, यानी स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन कर सकते हैं। थर्ड, द रियल इमेज आर ऑलवेज अपसाइड डाउन। द रियल इमेज आर ऑलवेज अपसाइड डाउन, यानी इन्वर्टेड। ब्रैकेट में लिखिएगा इन्वर्टेड। रियल इमेज जनरली क्या होता है? इन्वर्टेड होता है, और वर्चुअल हमेशा इरेक्ट। आपका जो मिरर में इमेज बन रहा है वो क्या है? वर्चुअल है। क्यों? क्योंकि वो अंदर बना है तो वो वर्चुअल है और वो सीधा ही बनता है। अगर उल्टा बन जाए तो फिर वो मिरर नहीं है, भूतिया मिरर हो गया। आप मान लीजिए ऐसे खड़े हैं और आपका पांव दिख रहा है, आपको भाग जाइएगा वहां से डर के, नहीं कि पांव दिख रहा है। तो आप अगर अपसाइड डाउन दिखाई दे रहे हैं वहां पे, इसका मतलब मिरर गड़बड़ है। अपसाइड डाउन तभी दिखेगा जब वो रियल इमेज होगा, और रियल इमेज आपका प्लेन मिरर में कभी भी दिखाई नहीं देता। अगर देने लग जाए तो डर के भाग जाने का है, भूत है इसका मतलब वहां पे। तो ये दोनों रेस डायग्राम अभी मत बनाइएगा, जस्ट टू एक्सप्लेन यू मैंने ये दोनों डायग्राम आपको बना के दिखाया है। हेडिंग डालें, वर्चुअल इमेज। सेकेंड टाइप ऑफ इमेज इज वर्चुअल इमेज। व्हाट इज अ वर्चुअल इमेज? अ वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन द रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन, a virtual image is formed when a rays of light after reflection do not actually meet but appears to meet. The virtual image is formed when the rays of light after reflection do not actually meet but appears to meet at a point. वो appears to meet कर रहा है, यानी मीट होने की संभावना है पीछे, सच में मीट नहीं कर रहा, मीट कराया जा रहा है बाई एक्स्ट्रापोलेटिंग इट। मैंने आपको एक वर्ड लिखाया होगा, एक्स्ट्रापोलेटिंग। पीछे की ओर जब आप उसको एक्सटेंड करते हैं रे को, तो एक्स्ट्रापोलेट करता है तो पता लगता है कि पीछे कहीं पर वो मिल रहा है, और जहां पर मिलता है वहीं पर उसका क्या बनता है? इमेज बनता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज का सेकंड डेफिनेशन, इट इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर और ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द मिरर। इट इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे साइड पर बनता है। इट इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर और ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द मिरर, बिहाइंड द मिरर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द मिरर। नेक्स्ट, एंड कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, उसी में एंड कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, वेयर एज वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। तो स्क्रीन के ऊपर उसको आप ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, the virtual image is erect in nature. वर्चुअल इमेज हमेशा
अपराइट होता है, जैसा ऑब्जेक्ट वैसा ही इमेज। ये भी ऊपर है तो ये भी ऊपर है, अगर ये ऊपर ये नीचे हो जाए दैट इज रियल इमेज, दैट इज रियल इमेज। तो ये फिर स्क्रीन में ऑब्टेन होगा। और आपने जो अपने चेहरे को देखा था वहां पे ऐसे ही दिख रहा था कि आपका सर ऊपर था और मुंह नीचे रहा होगा, लेकिन जब आप उस मिरर में देखे होंगे तो आपको दिखाई दिया होगा उसका इमेज कुछ ऐसा, सर नीचे और मुंह ऊपर। आज फिर से जाके एक बार चेक करिएगा जो ये बात मैं बोल रहा हूं वो सही है कि नहीं। वैसे तो आज मैं कंफर्म ही करा दूंगा इसे। तो इस प्रकार से अगर आपसे कोई कहे कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बीच में 3 पॉइंट या 4 पॉइंट का डिफरेंस लिख दो, तो आप लिख लेंगे व्हाट इज अ रियल इमेज, व्हाट इज अ वर्चुअल इमेज, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इमेज एंड सो ऑन। ये सारा कुछ आप कर सकते हैं। हेडिंग डालें, रेज यूज्ड फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। रेज यूज्ड फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय अ स्फेरिकल मिरर। अब हम लोग धीरे धीरे इमेज फॉर्मेशन याद करिए, जैसा जैसे हम लोगों ने वहां पर पढ़ा था, कहां पर बोलिए, प्लेन मिरर में, ठीक उसी प्रकार से यहां पर भी पढ़ रहे हैं। अच्छा, आपके मन में एक डाउट आना चाहिए, सर क्या स्फेरिकल मिरर के लिए अलग से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है क्या? नहीं, मिरर के लिए एक ही बार लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है कि एंगल आई किसके बराबर होना चाहिए, एंगल आर के, और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल शुड लाई इन सेम प्लेन। ये एक ही लॉ है, चाहे आप स्फेरिकल मिरर के लिए पढ़ रहे हो या फिर प्लेन मिरर के लिए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए दोबारा फिर से लॉ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ स्फेरिकल मिरर में इमेज कैसे फॉर्म होता है उसको सिर्फ ध्यान रखना है। 3 तरीके से या शायद 4 तरीके से आप इमेज को फॉर्म करा सकते हैं किसी भी स्फेरिकल मिरर में। तो एक एक करके उसके केस को देखते हैं। हेडिंग आपने डालना है रेज यूज फॉर द इमेज फॉर्मेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। उसके अंदर पहला केस लिखिए, केस 1। स्टेटमेंट में लिखिएगा व्हेन द रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, and a ray is parallel to principal axis, it goes from the focus, yeah, it passes from the focus after reflection. It passes from the focus after reflection or appears to pass through focus after reflection. दो ही केस हो सकते हैं ना, अगर कनकेव हुआ तो पास कर जाएगा एक्चुअली, और कन्वेक्स हुआ तो अपीयर टू पास करेगा। तो मैं ना वो स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं जो मैंने आपको लिखवाया है, मैं सीधे वो दोनों केसेस आपके सामने बना देता हूं। अगर ये कनकेव मिरर है तो, और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, एनी रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू दी फोकस, वो फोकस होकर गुजरता है। किस केस में? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कनकेव मिरर। और जब हम कन्वेक्स मिरर की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट कन्वेक्स मिरर, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस जो है अगर उसके पैरेलल कोई रे आ रही है तो वो एक्चुअली में डाइवर्ज कर जाती है, पर वो जिस पॉइंट पे क्रॉस करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। और ऐसा कहां होता है? कन्वेक्स मिरर में इस प्रकार का कुछ हमें देखने को मिलता है। तो ये पहला तरीका है जिस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, रे को, इमेज को फॉर्म करा सकते हैं। मैंने आपसे बहुत इंपॉर्टेंट एक लाइन कहा होगा कि जब कभी भी आप कोई इमेज फॉर्मेशन कराते हैं उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि मिनिमम कितने रेस चाहिए आपको? 2 रिफ्लेक्टेड रेस जिस पॉइंट पर मीट करेंगे ऑब्जेक्ट, इमेज वही फॉर्म होता है। तो एक का तो पता चल गया कि अगर आप कोई रे, जो इंसिडेंट रे पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, वो कहां से जा रही है? फोकस से जा रही है। और कन्वेक्स मेंस में वो भी जाती है फोकस से, पर वो अपीयर करती है फोकस से जाती हुई, और यहां पे एक्चुअली फोकस से क्रॉस करती है। तो ये दोनों डायग्राम आप अपनी कॉपी में बना लें, दोनों साइड पर, एक तरफ ऊपर लिखिएगा कनकेव मिरर, एक तरफ लिखिएगा कन्वेक्स मिरर, दोनों का डायग्राम बना के वो आप वहां पर दिखा दें। केस 2 सेकेंड केस है जहां पर आप इमेज फॉर्मेशन करा पाएंगे। इमेज फॉर्मेशन कराने में जो रेज यूज होती हैं वो क्या है? तो मैं अपना फोटो तो ऐसे ही छोड़ देता हूं, इसको ज्यादा नहीं मिटाता। आप लोगों के पास ये ऑप्शन नहीं है तो आपको तो फिर से बनाना होगा। मेरे पास ऑप्शन है तो मैं उसे यूज कर रहा हूं।
ठीक है। सेकेंड केस है व्हेन द रे ऑफ लाइट passes through center of curvature, passes through center of curvature, it retraces its path, it retraces its path, it retraces its path after reflection, retraces its path after reflection। तो वो रिट्रेस कर जाता है अपना पाथ। अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस करती है, कब क्रॉस करेगी? जब इस तरह का कोई रे यहां से आ रहा होगा और यहां से ऐसे जा गया होगा, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई रे, अच्छा नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई रे क्रॉस करती है तो जिस रास्ते से वो आई है उसी रास्ते को क्या कर जाती है? बाउंस बैक कर जाती है। तो ये जो इनकमिंग अगर रेज हैं, ये अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके क्रॉस किए हैं तो उसी रास्ते पर वो वापस चली जाती हैं। तो ये दो रे आपको बनाना चाहिए फॉर सेकेंड केस, कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे क्रॉस करती है तो वो ऑलवेज सेम पाथ को रिट्रेस करती है। गॉट इट? केस नंबर 3, सेकेंड केस बना लीजिएगा। उसके बाद केस नंबर 3। केस 3 काफी वो भी सरल सा केस है, मैं तो इसी में संशोधन कर सकता हूं, आपको मजबूरी है वापस से बनाना होगा, मैं तो इसी में थोड़ा बहुत मिटा के काम चला लूंगा। तो इस प्रकार से केस नंबर 3 के बारे में सोचते हैं। केस 3 है अ रे ऑफ लाइट, केस 3, अ रे ऑफ लाइट falling on the spherical mirror passes through the focus, passes through the principal focus of the mirror, passes through the principal focus of the mirror, becomes parallel to principal axis after reflection, becomes parallel to the principal axis, becomes parallel to the principal axis after reflection। क्या बोल रहा है? ध्यान से देखिएगा। अगर कोई रे थ्रू फोकस गई, इंसिडेंट रे थ्रू फोकस जा रही है, पोस्ट रिफ्लेक्शन वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है। कैसे जाती है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज आफ्टर रिफ्लेक्शन। और यहां पर अगर इसी चीज को आप देखेंगे तो एनी रे विच पासिस थ्रू फोकस, फोकस से होकर जो जा रही है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाती है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। यहां के बाद वो क्या हो जाती है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो एनी रे विच पासिस थ्रू फोकस बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो और एक लास्ट केस है, इन चारों में से किसी दो को पकड़ के आप सारा इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं। किसी दो को पकड़ के, एनी टू, कोई भी दो को आप पकड़ लीजिएगा तो इससे आपका काम बन जाएगा। तो इस प्रकार से आपने थर्ड केस भी समझ में आ गया। द लास्ट एंड द फाइनल केस इज, बना लिया सबने? लास्ट एंड द फाइनल केस इज जब कभी भी कोई रे ऑफ लाइट पोल से आके टकराती है, सॉरी, जब कभी भी कोई रे ऑफ लाइट पोल से आके टकराती है, पोल से आके टकराती है, तो उसके साथ एक तीसरा बिहेवियर होता है। अगर कोई लाइट पोल पर आके टकराई है और वो इस प्रिंसिपल एक्सिस से आई एंगल पर अगर आई है तो वो आर एंगल पर वहां से निकल जाती है, सच दैट एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। सेम यहां पर भी होता है। अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस पर टकरा रही है ऐसे, इस प्रकार से, तो वो इस प्रकार से यहां से वापस आ जाती है, सच दैट कि एंगल आई किसके बराबर होता है? एंगल आर के बराबर होता है। तो ये एक चौथा टाइप ऑफ रे है जो इस प्रकार से काम करता है। इसके सत्यता का क्या प्रमाण है वो देख लीजिए। अगर मान लीजिए ये इस प्रकार से
मिरर आपने इस प्रकार से कनकेव मिरर ले रखा है, मैं सपोज दिस पॉइंट जो है इसको क्या मानता हूं, पोल मान रहा हूं, तो अगर इस पोल में से इतना पार्ट को आप निकाल लीजिए, आपने इतना पार्ट को क्या कर दिया, निकाल लिया, तो ये देखकर ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन है। देखिए ये ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन है। अगर इतने छोटे से पार्ट को आप बाहर निकाल लेते हैं तो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन होने की वजह से ये किस तरह एक्ट कर रहा है, एक प्लेन मिरर की तरह। और ये जो लाइन है वो परपेंडिकुलर अगर हो गया तो ये नॉर्मल है, तो आप कह सकते हैं ना एंगल आई किसके बराबर होगा, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर के बराबर होगा। तो यही बात यहां पर ट्रू हो रही है, जिससे कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है। गॉट इट? चलिए, तो ये भी बात आपको समझ में आ गई। इन 4 रेज में से किसी 2 टाइप के रेस को अगर हम पकड़ लें तो इससे आपका इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। जनरली मेरी आदत है कि मैं 2 रे कौन कौन से पकड़ता हूं बताऊं। एक पहला वाला एनी रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस, और एक तीसरा वाला एनी रे विच इज पैरेलल टू एनी रे विच पासेस थ्रू फोकस बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये दोनों को पकड़ने से मेरा काम चल जाता है। एक केस ऐसा आएगा, हो सकता है शायद उसके अंदर मुझे वो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला बनाना पड़े जो मैंने बनाया था थोड़ी देर पहले, वर्चुअल वाला। हेडिंग डालें इमेज फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्फेरिकल मिरर। मिटा दूं ये सब, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्फेरिकल मिरर। उसके अंदर पहला सब हेडिंग डालें कनकेव मिरर, पहला सब हेडिंग डालें कनकेव मिरर। कुल मिलाकर इसके अंदर 6 केसेस आपको पढ़ने हैं। मैं कोशिश करूंगा कि एक ही बार एक ही बोर्ड पर 6 के 6 केसेस आपको पढ़ा दूं। ध्यान से देखिएगा, दिस इज केस नंबर 1 व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट हमारा कहां पर है, इंफिनिटी पर है। दिस इज योर कनकेव मिरर। और जब कभी भी इंफिनिटी से रेज आकर टकराती हैं तो पैरेलल रेज आती हैं, टकराकर आती हैं इंसिडेंट रे की तरह, और एनी रे विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस पासेस थ्रू फोकस, पासेस थ्रू फोकस। ये सारी की सारी जहां मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। और इस प्रकार से आप पहला इमेज बना सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पे है तो इमेज की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। सेकेंड जो पॉइंट आपको ध्यान में रहना चाहिए वो इट इज हाईली डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का क्या मतलब होता है, बहुत छोटा। थर्ड, इट इज रियल, एंड रियल इमेज ऑलवेज कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। रियल इज ऑलवेज इन्वर्टेड। तो ये आपका मेरे ख्याल से फर्स्ट केस आपको समझ में आ गया होगा कि जब कभी भी किसी इमेज को, किसी ऑब्जेक्ट को आप इंफिनिटी से दिखाते हैं तो कनकेव मिरर पर उसका जो इमेज है वो कहां बनता है, फोकस पर बनता है। और वो जो इमेज है वो काफी छोटा है, देख के भी लग रहा है डिमिनिश्ड है, और रियल एंड इन्वर्टेड होता है। केस नंबर 2, केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, सी के बाहर रखा गया है। सी के बाहर रखा गया का क्या मतलब है, सी के बाहर रखा गया का मतलब है कि इमेज जो है, ऑब्जेक्ट जो है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर के क्या है, बाहर है। अगर ये आपका फोकल लेंथ, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, मैं कह रहा हूं ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, यहां रखा हुआ है। ध्यान से देखिएगा, एनी रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू दी फोकस। एनी रे which is parallel to principal axis passes through the focus, and any ray which passes through the focus becomes parallel to principal axis, becomes parallel to principal axis। और जहां पर ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेस टकराती हैं उसी जगह पर क्या बनता है, इमेज फॉर्मेशन होता है। दिस इज योर फोकल लेंथ, फोकल पॉइंट, एंड दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां से भी मुझे 3 बातें समझ में आनी चाहिए। कौन कौन सी, पहली, इमेज इज फॉर्म
इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन C एंड F। सेकेंड पॉइंट जो मुझे यहां से समझ में आ रहा है वो ये है, इमेज इट इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ये सेकेंड बात जो मुझे समझ में आई। और तीसरी बात, अभी भी मैं ये बात कह सकता हूं कि इट इज रियल एंड इन्वर्टेड। ये रियल और इन्वर्टेड है। दो बातें तब भी सत्य दिखाई दे रही थी और अभी भी सत्य दिखाई दे रही है। केस नंबर 3, थर्ड केस, ध्यान से देखिए। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट C। अभी आपका ऑब्जेक्ट किस पर है? C पर है। दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, एंड ये आपका इस प्रकार से मिरर है। दिस इज योर मिरर। ये आपका फोकल लेंथ, ये आपका C, और C पर ही आपका क्या रखा हुआ है? इमेज रखा हुआ है। ध्यान से देखेंगे, जब एनी रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस passes through the focus, any ray which passes through the focus becomes parallel to principal axis। थोड़ा सा मुझे इसे एडजस्ट करना होगा इन ऑर्डर की एग्जैक्टली जो इमेज है वो कहां आ जाए, यहां आ जाए, बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग स्केल एंड दैट पर्टिकुलर वो कर्वेचर वर्वेचर के लिए मैं स्केल नहीं यूज कर रहा हूं, तो हो सकता है कि थोड़ा सा मुश्किल हो, पर एडजस्ट करके तो किया जा सकता है, बिकॉज आई रिमेंबर कि कहां पर ऑब्जेक्ट बनना चाहिए। तो इस प्रकार से यहां पे ऑब्जेक्ट बन रहा है। यूजेस हमने ऑलरेडी वही किया है। फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? इमेज इज फॉर्म्ड एट C, पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, दोनों का साइज सेम है। और तीसरा, मैं इस बार भी कह सकता हूं कि इट इज रियल एंड इन्वर्टेड। ये दूसरी बात जो मुझे समझ में आनी चाहिए। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? केस नंबर 4 क्या कहता है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन C एंड F। ऑब्जेक्ट आपका कहां रखा हुआ है? C और F के बीच में रखा हुआ है। अब जब मेरा ऑब्जेक्ट C और F के बीच में है, ध्यान से देखेंगे तो C और F के बीच में जब ऑब्जेक्ट रहता है तो क्या होता है? इस प्रकार से आपका प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज योर फोकस, दिस इज योर C, ऑब्जेक्ट आपका यहां रखा है। जब ऑब्जेक्ट ऐसा है तो एनी रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस passes through the focus, any ray which passes through the focus becomes parallel to principal axis। ये इस प्रकार से आपका कुछ रेज देखने को मिलता है। और जब आप इसे इस पॉइंट को यहां दिखाएंगे तो आपको क्लियरली 2-3 बातें वहां क्लियर होती हुई दिखाई देती है। पहला पॉइंट जो आपको क्लियर हो रहा है वो क्या है? इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड C। सेकेंड बात जो यहां पर ट्रू होती दिखाई दे रही है वो अभी भी सत्य है कि इमेज जो है यहां पर पहले से बड़ा है। इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट। इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से क्या है? बड़ा है। और जो तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात आपको यहां दिखाई दे रही है वो क्या है? यहां पर भी है, इट इज रियल एंड इन्वर्टेड। ये रियल और इन्वर्टेड है। ये बात आपको समझ में आ गई। फिर हम लोग आगे का केस पढ़ते हैं, केस नंबर 5। केस नंबर 5 क्या है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट F। फोकस पर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है। तो वापस से स्फेरिकल मिरर बना रहे हैं, चेक करते हैं कि क्या होता है जब ये
फोकस पर ही पड़ा हो। तो ये आपका फोकस है, दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो होता क्या है देखते हैं। ये आपका अगर ऑब्जेक्ट है, एनी रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस, या फिर ये रे को आप छोड़ दीजिए क्योंकि फोकस से ही जा रहा है। एनी रे विच पासेस थ्रू पोल गेट्स ऑन दिस एंगल एंड एनी रे विच passes through center of curvature bounce backs on its own path। आप देख पा रहे होंगे ऑलमोस्ट क्या है, पैरेलल लाइंस है। ऑलमोस्ट क्या है, पैरेलल लाइंस है। और पैरेलल लाइंस कभी भी मीट नहीं करेंगी, पैरेलल लाइंस कभी भी मीट नहीं करेंगे। और अगर पैरेलल लाइन मीट नहीं की तो इमेज के बारे में आप क्या लिख सकते हैं, इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। ये कहां जा रहा है, इंफिनिटी को जाएगा। सेकेंड पॉइंट जो आप लिख सकते हैं वो क्या है, इमेज इज हाईली एनलार्ज्ड, ये काफी बड़ा होगा। तीसरी जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो यहां पर भी ट्रू है, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड है। तो ये बात अभी भी यहां पर क्या है, सत्य है। और लास्ट जो आपका केस है दैट इज सिक्स्थ केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी। फोकस और पोल के बीच में अगर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो किस प्रकार से आपको यह देखने को मिलता है। अब ये लास्ट केस है हमारा, इसको जरा ध्यान से देखना है और चेक करते हैं कि किस प्रकार से आपका ऑब्जेक्ट बनता है, यानी इमेज बनता है। ध्यान से देखिएगा, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज योर फोकस, दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट। एनी रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू द फोकस। जो रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होती है passes through the focus होती है। any ray which passes through the center of curvature bounce backs on its own path। तो ये क्या कर रहा है, बाउंस बैक करेगा। और इस तरफ तो ये मीट हो नहीं सकता, जब आप इसको क्या करेंगे, एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो ये किसी एक पॉइंट पर क्या करेगा, मीट करेगा। और वहां पे आपको क्या मिलेगा, वर्चुअल इमेज मिलेगा। क्या मिलेगा, वर्चुअल इमेज मिलेगा। तो आउट ऑफ ऑल दी 6 केसेस यही एकमात्र ऐसा केस है जहां पर आपको वर्चुअल इमेज मिलता है। तो आप लिखेंगे इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर के पीछे आपको इमेज मिलता है। सेकेंड पॉइंट, इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ये सेकेंड पॉइंट है। और तीसरा, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो कुल मिलाकर ये इस प्रकार से आपकी रे ऑफ लाइट जो है वो दिखाई दे रही हैं। एनी रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस, एनी रे विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर बाउंस बैक ऑन इट्स ओन पाथ। इस तरफ कहीं नहीं मीट करेगा तो आपने उसको एक्स्ट्रापोलेट करके उस तरफ मीट करा रखा है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं कोई प्रॉब्लम। इसको अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लीजिए। लिख लिया सब लोग, अच्छे से लिखिए। ये अच्छे से एक बार समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत इसके अंदर? सारे केसेस दिखाई दे रहे हैं एक बार में, सारा कुछ ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट
यहां तक समझ जाने के बाद अब जो मैं दिखाना चाहता हूं उसको जरा ध्यान से देखिएगा। हो क्या रहा है कि आप थोड़ा सा इमेजिन करिएगा ना, तो ये सारे केसेस आपको दिमाग में आ जाएंगे। ठीक है, तो सारे केसेस एक बार ध्यान में देखते हैं। क्या है, अभी आप यहां से देखिए, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इंफिनिटी पे है, तो इमेज जो है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है, ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा बड़ा है तो इमेज बहुत छोटा। ठीक है, ऑब्जेक्ट जैसे जैसे नजदीक आते जा रहा है, इमेज धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। ऑब्जेक्ट जैसे नजदीक आता जा रहा है वो छोटा होता जा रहा है और इमेज धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। एक टाइम ऐसा आ रहा है जहां पे दोनों क्या हो गए, उल्टा हो गए। देखिए, इंफिनिटी पे बहुत बड़ा था, ऑब्जेक्ट बहुत छोटा था। ऑब्जेक्ट वाज एट इंफिनिटी, इमेज वाज एट फोकस, बहुत छोटा था। अब देखिए अगला केस में देखिएगा, ये थोड़ा छोटा हुआ और ये बड़ा होना स्टार्ट हो गया, ये थोड़ा बड़ा हुआ और ये छोटा हो, ऐसे बढ़ रहे हैं, ऐसे 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 बढ़ रहे हैं। एक टाइम ऐसा है जब दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। उसके बाद देखिएगा ये फर्दर छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया। ये छोटा होते हुए कहां पहुंच गया, फोकस पे, तो वो फिर कहां पहुंच गया, इंफिनिटी पे। एग्जैक्टली द अपोजिट ऑफ दिस, दिस इज एग्जैक्टली द अपोजिट ऑफ दिस, एंड ये बीच बीच में पड़ रहा है। जब आप फोकस को तड़प गए, फोकस को क्रॉस कर गए, उसके बाद आपका इमेज कहां चला गया, पीछे। तो इंफिनिटी से फोकस, फोकस से इंफिनिटी, फोकस को जैसे आप क्रॉस किया आपका इमेज कहां चला गया, पीछे चला गया। एक तरह से ना एक आइडिया लगना बहुत जरूरी है, कहां ऑब्जेक्ट रखा है तो उसका इमेज कहां फॉर्म हो रहा है। और कैसे याद रखेंगे, तो धीरे धीरे यहां से ऑब्जेक्ट को छोटा करते हुए सामने लाइएगा, इमेज धीरे धीरे क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। उसके बाद फिर ये फर्दर छोटा होता चला जाएगा और ये बड़ा होता चला जाएगा, ये फोकस पहुंचेगा और ये इंफिनिटी पहुंच जाएगा। तो एग्जैक्टली अपोजिट हो रहा है। इस प्रकार से आपका कनकेव मिरर का छेओ केस बोर्ड पर बना दिया है। इसको आपने, मुझे पूरा विश्वास है, अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लिया होगा। अगर यहां तक हो गया है तो देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज कन्वेक्स मिरर। हेडिंग डालें, कन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्मेशन ना कन्वेक्स मिरर। मिटा दो इसे, कोई डाउट? चलिए, अब इसका हम लोग वो दो ही केस उसके अंदर होते हैं, दोनों केस पढ़ेंगे और इससे आपका इमेज फॉर्मेशन खत्म। अगली क्लास में मिरर फॉर्मूला पढ़ेंगे और मैग्निफिकेशन पढ़ते हुए रिफ्लेक्शन वाले पार्ट को हम लोग विदा कर देंगे। बहुत बहुत वो धन्यवाद बोल देंगे रिफ्लेक्शन पार्ट को, और फिर क्या स्टार्ट होगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो बस ये आज का लेक्चर और अगला लेक्चर, अगले लेक्चर के बाद आपका ये मिरर का लफड़ा खत्म। फिर सिर्फ लेंस आ जाएगा, ग्लास स्लैब आ जाएगा, और वो भी मेरे को लगता है शायद 2-3 लेक्चर लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी बेसिक आइडिया आपको हो चुका है। तो 2 लेक्चर में वो खत्म होगा, और लास्ट वाला जो आपका लेक्चर होगा जहां पे आप वो डिस्पर्सन ऑफ लाइट, वो दो फेनोमेना सच एज रेनबो, ब्लू कलर ऑफ स्काई, रेड कलर आफ्टर एंड मॉर्निंग में और इवनिंग में, TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मिराज, इल्यूजन, वो सारी चीजें लास्ट में रह जाती है, जिसको मैं फटफट से कंप्लीट करा दूंगा। चलिए लिखे, इमेज फॉर्मेशन इन अ कन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्मेशन इन अ कन्वेक्स मिरर। अब कन्वेक्स मिरर में अगर आप इमेज फॉर्मेशन कराना चाहते हैं तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, 2 ही केसेस होते हैं। एक जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, और दूसरा ऑब्जेक्ट एनीवेयर बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। तो बहुत आसान है, 2 ही केस में समाप्त हो जाता है। केस नंबर 1, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ध्यान से देखिए, ये अभी आपका क्या है, दिस इज योर कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर जब है और ऑब्जेक्ट आपका कहां पर है, इंफिनिटी पर, तो इंफिनिटी से जो रेज आती हैं वो ऑलवेज कैसी आती हैं, पैरेलल आती हैं। और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर रेज आ रही हैं तो वो एक पॉइंट पर क्या करेंगी, मीट करेंगी। ऑब्वियसली एनी रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस। लेकिन ये तो सारे के सारे कैसे होती हैं, डाइवर्जिंग रेज होती है ना, तो इसको आप क्या कर देंगे, डाइवर्ज करा देंगे। लेकिन ये सारी की सारी मीट करती है जिस पॉइंट पर, उसे हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। तो यहां से हमें 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट ध्यान होना चाहिए। पहला, इमेज इज फॉर्म्ड
एट फोकस, फोकस पर इमेज फॉर्म हुआ है। सेकेंड, इमेज इज हाईली डिमिनिस्ड, हाईली डिमिनिस्ड, हाईली डिमिनिस्ड। और तीसरी बात, इमेज इज क्या होगा, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्यों वर्चुअल बोल रहा हूं? क्योंकि ये सेम साइड ऑफ द मिरर है, अपोजिट साइड ऑफ द मिरर है, अपोजिट साइड ऑफ द मिरर। एज इट इज अपोजिट साइड ऑफ द मिरर, ये ऑलवेज क्या होगा, वर्चुअल होगा। और वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होता है, इरेक्ट होता है। कमिंग टू द केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या है, ध्यान से देखिए। when the object is between infinity and pole, इंफिनिटी और पोल के बीच में आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका कनकेव मिरर है। इस कनकेव मिरर में ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। कहीं पर भी एक ऑब्जेक्ट आपको रखा हुआ इस तरह दिखाई दे रहा है। दिस इज योर फोकस, दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी आपको ऑलरेडी पता है, एनी रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एनी रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस passes through the focus। वो कहां से पास करता है, थ्रू फोकस पास करता है। और सेकेंड जो चीज मुझे पता है वो ये है कि एनी रे विच passes through the center of curvature, any ray which passes through the center of curvature, passes through the center of curvature, वो बाउंस बैक कर जाता है। वो क्या कर जाता है, बाउंस बैक कर जाता है। अब अगर ये इसी रास्ते होकर बाउंस बैक करेगा तो जिस रास्ते होकर आया है उसी रास्ते होकर निकल जाएगा। अब जिस जगह पर दो रिफ्लेक्टेड रे एक जगह पर मीट करती हैं, वहीं पर क्या फॉर्मेशन होता है, इमेज फॉर्मेशन होता है। वहीं पर क्या फॉर्मेशन होता है, इमेज फॉर्मेशन। तो यहां से भी मुझे दो बातें समझ में आ रही। पहली बात, इमेज इज फॉर्म between, image is formed between P and F behind the mirror, मिरर के पीछे P और F के बीच में ज्वाइन हुआ है, बना है। सेकेंड, इमेज इज ऑलवेज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से हमेशा वो क्या होता है, छोटा होता है। और थर्ड केस इज जो आपका इमेज है वो इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ऑलवेज इरेक्ट। ये तीन बातें हमें समझ में आ गई। अब यहां पे भी एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने में मदद करेगा। क्या है, देखिए, इंफिनिटी पे आपका इमेज ऑब्जेक्ट है तो इमेज फोकस पर है। जैसे जैसे ये छोटा होता हुआ आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे वो धीरे बड़ा होता हुआ आगे की ओर बढ़ रहा है। और ठीक जब ये पोल पर पहुंचेगा, वो भी कहां पहुंच जाएगा, पोल पर पहुंच जाएगा। ठीक है, यानी यहां पर भी वर्चुअल बन रहा है और कनकेव में भी आपने एक जगह वर्चुअल बनाया है। दोनों के वर्चुअल में एक छोटा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, कनकेव में जो वर्चुअल है वहां पर इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा है, मैग्नीफाइड है। पर यहां पर जो इमेज बना है वो डिमिनिश्ड है, छोटा है। तो दो ही जगह आदमी का सीधा फोटो दिखता है। एक, जब आप कन्वेक्स मिरर यूज कर रहे होते हैं, कन्वेक्स में आपको सीधा दिखा था, कन्वेक्स में आपको सीधा दिखा था। और दूसरा, कनकेव में भी सीधा दिखेगा अगर उसके फोकल लेंथ के भीतर आप अपने ऑब्जेक्ट को रख लीजिएगा, तो फिर वो हाईली मैग्नीफाइड दिखाई देगा। इसी से इन दोनों की यूजेस को भी लगे हाथों समझ लेते हैं। अब आप सोचिए, मुझे अपने दाढ़ी का बाल देखना है, मेरे को अपने दाढ़ी का बाल, अच्छा दाढ़ी का बाल अगर मेरे को काटना है कि बड़ा कहां बड़ा है कहां छोटा है, तो मैं क्या चाहता हूं कि दाढ़ी उल्टा दिखाई दे, सीधा दिखाई दे। पहला चीज सीधा दिखाई दे, और दाढ़ी का बाल बड़ा दिखना चाहिए, तब ना पता चलेगा कि छोटा है कि ये। कौन सा मिरर यूज करने से काम चल जाएगा, कनकेव का छठा वाला केस, कि ऐसा मिरर होना चाहिए कि आपका दाढ़ी उसके फोकल लेंथ के अंदर आ जाए ताकि वो बड़ा दिखाई दे।
मैग्नीफाइड, ताकि आप उसको आसानी से काट सकें। ठीक, अच्छा। रेयर व्यू मिरर जो होता है आजकल, जो नया नया बड़ा बड़ा साइड में, दोनों साइड में रेयर मिरर बोलते हैं, उसमें बोलता है ऑब्जेक्ट इन द इमेज इन दिस मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, और वो छोटा छोटा दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? छोटा 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 दिखेगा तो ज्यादा एरिया कवर होगा। अच्छा मेरे को बताइए, कार उल्टा दिखता है सीधा दिखता है? कार सीधा दिख रहा है, और कैसा दिख रहा है? छोटा दिख रहा है, यानी जितना बड़ा है उससे छोटा दिख रहा है। एक कौन सा इमेज, कौन सा मिरर यूज करेंगे? कन्वेक्स मिरर, क्योंकि वहां पे बड़ा कार का छोटा इमेज बनना चाहिए। अभी ये यूजेस से पता चल रहा है कि इसको रटने का चीज है, तो यूजेस से आप पता कर लेंगे। अच्छा अभी सोच के देखिए, डेंटिस्ट को आपका दांत देखना है, तो दांत में मान लीजिए कुछ आपको कीड़ा मकोड़ा है, तो डेंटिस्ट को अगर वो देखना है तो वो जो मिरर यूज कर रहा होगा देखने के लिए, वो कौन सा मिरर होगा? वो छोटा चीज को बड़ा करके उसको देखना है, तो कौन सा मिरर यूज करेगा? कनकेव का लास्ट वाला। अच्छा, कई जगह ऐसा होता है जहां पे आप उसको छोटा करके देखना चाहते हैं, कोई भी चीज बहुत छोटी इमेज आप देखना चाहते हैं, तो वहां पे उसको क्या करना पड़ेगा? कन्वेक्स यूज करना पड़ेगा। ये सब समझ में आ रहा है? अच्छा, आपने देखा होगा स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट होता है, स्ट्रीट लाइट का जो सरफेस है जहां से वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो दो तरह का हो सकता है, एक कनकेव हो सकता है, एक कन्वेक्स हो सकता है। सोचिए स्ट्रीट लाइट का काम क्या है? वो लाइट को फैलाएगा कि लाइट को समेटेगा? फैलाएगा। कन्वर्जिंग होगा, डाइवर्जिंग होगा? डाइवर्जिंग। कौन सा मिरर डाइवर्जिंग है? कन्वेक्स। तो अब मैं बताइए स्ट्रीट लाइट में कौन सा मिरर यूज करना चाहिए? ये यूजेस से पता चल रहा है कि रटने वाला चीज है, तो यूजेस से पता चल रहा है। अच्छा मान लीजिए कोई डेंटिस्ट है, उसको फोकस्ड लाइट चाहिए कि एकदम एकदम, चाहे आंख देख रहा है, देखा होगा तो ट्यूबलाइट यहां लगा के वो आंख सब देखता है, डॉक्टर साहब दांत देखेगा, नाक देखेगा, आंख देखेगा, तो जो ईएनटी डॉक्टर होता है वो लाइट यूज कर रहा है, उसको कैसा लाइट चाहिए? उसको फोकस्ड लाइट चाहिए। वो अगर फैला हुआ लाइट से देखता तो ट्यूबलाइट से ही देख लेता, तो आपका कोई बीमारी देखने के लिए उसको कैसा लाइट चाहिए? फोकस्ड लाइट चाहिए। तो कौन सा मिरर यूज कर रहा होगा? कनकेव मिरर। तो ये यूजेस, उसका जो एप्लीकेशन है, और अपना बुद्धि, जो अभी मैंने इतना सारा आपको डायग्राम बना बना के दिखाया है, इस बुद्धि से आप निकाल लेंगे कि उसका यूजेस क्या होने वाला है। यह बात समझ में आ गई होगी आपको। देन अगली क्लास में विल रीड अबाउट दी मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन, और किस तरह से इसका सवाल हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए।